हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी 1वे क्लासेस में। और हमने शुरू कर रखा था एटॉमिक बिहेवियर एंड पीरियोडिक टेबल, और उसकी हमने पहली क्लास ले ली थी जिसमें मैंने आपको एटम के बारे में बताया था, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स बताए थे आपको, और यहाँ तक अपनों ने देख लिया था। और मैंने आपको लास्ट करवा दिया था रदरफोर्ड का न्यूक्लिक मॉडल। अब परमाणु के बारे में सबसे सही जानकारी दी थी कि साइंटिस्ट ने नील्स बोहर ने। किसने दी थी? नील्स बोहर ने, जिसे बोहर का परमाणु मॉडल भी बोलते हैं। बोहर का परमाणु मॉडल क्या बोलते हैं? बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर ने क्या बोला? बोहर ने बोला कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्ष में गति करते हैं। क्या बोला? कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्ष में गति करते हैं। दूसरी बात इसने बोली कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से कोश दूर होते रहते हैं, ऊर्जा का स्तर घटता रहता है। ऊर्जा का स्तर घटता रहता है। यानी कि ये नंबर ऑफ शेल एक है। नंबर ऑफ शेल के लिए उसने कौन सा कक्षक बनाया था? के शेल बनाया था। नंबर ऑफ शेल 2 के लिए उसने कौन सा? एल शेल बनाया था। और नंबर ऑफ कक्षक जब 3 होते हैं, नंबर ऑफ शेल जब 3 होते हैं, तब कौन सा? एम शेल बनाया था। और जब एन की वैल्यू 4 होती है, तब कौन सा? तब एन शेल बनाया था। ठीक है। बोहर ने 4 चीज़ें बताई। सबसे पहले कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्ष में गति करते हैं। दूसरी कि जैसे जैसे नाभिक से आउटर लेयर, यानी कि नाभिक से जैसे जैसे हम बाहर की तरफ निकलते हैं, ऊर्जा स्तर में क्या होती रहती है? कमी होती रहती है। यानी कि सबसे ऊर्जा स्तर, सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? एन सेल की होगी। किसकी? एन सेल की। क्योंकि सबसे आउटर सेल कौन सा होता है? एन सेल सबसे आउटर सेल होता है। और ये चीज़ किसने बोली थी? बोहर ने बोली थी। बोहर ने 3 चीज़ें बताई थी कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्ष में गति करते हैं, एन की वैल्यूज़ बताई थी। ठीक है। और बोहर ने एक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था जिसे बोलते हैं 2n²। क्या बोलते हैं? 2n²। कौन सा फॉर्मूला बनाया था? 2n²। वो देखते हैं। सबसे पहले कौन सा कक्षक? सबसे पहले के सेल। के सेल में n की वैल्यू कितनी रहती है? 1। तो फॉर्मूला क्या आएगा? 2 × 1² तो कितने? 2। यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर एल शेल में एन की वैल्यू कितनी रहती है? 2। यानी कि 2 × 2² कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एम शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी रहती है? 3। तो कितना? 2 × 3² यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एन शेल में कितने? एन की वैल्यू रहती है 4। तो 2 × 4² कितने? 32 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ किसने बताई थी? सब नील्स बोहर ने बताई थी। और इन सब थ्योरीज के बाद में नील्स बोहर ने एक नियम दिया जिसे बोलते हैं नील्स बोहर का अष्टक नियम। नील्स बोहर का अष्टक नियम। इस नियम में नील्स बोहर ने बोला कि कोई भी परमाणु या कोई भी एटम अपनी परमानेंट स्टेज कब धारण करेगा? जब उसके आउटर लेयर में, यानी कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। कौन से? कोई भी एटम परमानेंट स्टेज कब धारण करेगा? जब उसके आउटर लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तब वो क्या कर लेता है? अपना परमानेंट स्टेज धारण कर लेता है। जैसे जो नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं उसे बोलते हैं हम बोहर का अष्टक नियम। बोहर का
अष्टक नियम। बोहर का अष्टक नियम। बोहर ने क्या बोला? बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर परमाणु अपनी स्थायी अवस्था धारण कर लेता है। सपोज दैट एक एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? 11, यानी कि 2 8 1। पहले सेल में पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? दान। एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। 2 8 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अंतिम कोश में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। 6 7। अब इसे क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। देखो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करते किस अवस्था में चला जाएगा? परमानेंट स्टेज में चला जाएगा। कौन सी स्टेज में? परमानेंट स्टेज में चला जाएगा। वहीं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही कौन सी स्टेज में चला जाएगा? परमानेंट स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। तो यही बोहर का अष्टक नियम बोलता है कि कोई भी एटम परमानेंट स्टेज कब धारण करेगा? जब उसके आउटर लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। तो अभी इसके ये एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा और ये, और हमेशा ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन हमेशा दान करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा यानी कि ग्रहण करेगा उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। बोहर ने अपने इस नियम में ये तो बता दिया कि कोई भी एटम परमानेंट स्टेज तब धारण करता है जब उसके आउटर लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं। पर कुछ एलिमेंट इसके अपवाद निकले, ठीक है। जैसे कार्बन। जैसे कार्बन। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 6। कार्बन में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 4 में टूटेगा। अब ना तो ये इलेक्ट्रॉन दान कर सकता, ना ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता। तो इस तरह कुछ एलिमेंट के बारे में, कुछ तत्वों के बारे में बोहर का अष्टक नियम, बोहर का अष्टक नियम बताने में असफल रहा। बताने में क्या रहा? असफल रहा, ठीक है। बोहर के अष्टक नियम के बाद में पढ़ाया जाता है प्लांक का क्वांटम नियम, जो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। प्लांक ने ये बोला कि जो लेयर्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वो एक ऊर्जा के पैकेट के रूप में रहते हैं जिन्हें क्वांटम बोलते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक समीकरण का इजाद किया, E बराबर hv। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पेपरों में पूछा जाता है, ज़्यादातर बोहर का अष्टक नियम पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आता है जहाँ से उसे बोलते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, यानी कि हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ये नियम हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। बीच में एक क्वांटम नंबर आता है, क्वांटम नंबर मैं आपको अलग से कराऊंगा क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा कि करा दूं। चलो करवा ही देता हूँ। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर।
क्वांटम नंबर किसने दिया? प्लांक ने दिया था। ठीक है, क्वांटम नंबर कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। 4। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, हमें क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देता है? हमें क्वांटम नंबर सेल, सबसेल, ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी देता है। कोई भी क्वांटम नंबर हमें 4 चीज़ों की जानकारी देता है। सबसे पहला शेल, सबसेल, ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। मुख्य क्वांटम नंबर हमें सेल के बारे में जानकारी देता है। कौन से सेल की? KLMN। ठीक है, मुख्य क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? N से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? N से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत ज़्यादा इजीली पड़ जाता है, और कोणीय संवेग क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम नंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो नील्स का, जो बोहर का परमाणु मॉडल है, जिसमें n की वैल्यू रखकर शेल बताए जाते हैं, उसी तरह होता है। ठीक है, अब देखते हैं कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले अपने पास 4 कक्ष होते हैं, KLMN। सबसे पहला कक्ष कौन सा है? K कक्ष, K शेल के लिए N की वैल्यू कितनी रहती है? 1। K शेल के लिए N की वैल्यू कितनी रहती है? 1। तो इस फॉर्मूला में रखते हैं, 0 हूबहू लिखेंगे। L बराबर N की वैल्यू कितनी? 1 - 1, तो क्या आएगा? 0। 0 के लिए कौन सा ऑर्बिट लिखा जाता है? 1s। 1 कहाँ से आया? नंबर ऑफ सेल। और 0 के लिए कौन सा ऑर्बिट लिखा जाता है? s। 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। ठीक है, 3 के लिए f। अब देखो आगे, दूसरा सेल कौन सा है? L सेल। L सेल में वही n की वैल्यू कितनी? 2। फॉर्मूला में रखेंगे 2 - 1 कितना? 1 1 0 0 1 आएगा यहाँ पे, 0 1, क्योंकि 0 तो आएगा ही। 0 किसके लिए है? S के लिए। और 1 किसके लिए है? P के लिए। कौन से नंबर शेल के लिए? 2। तो क्या आएगा? 2s 2p। क्या आएगा? 2s 2p। अभी तक हमने कितने सेल के लिए देखा है? 2 सेल के लिए, K शेल और L शेल के लिए। कोणीय संवेग क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमें n की वैल्यू रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखी? 1। 1 में से जब 1 गया तो 0। 0 के लिए कौन सा ऑर्बिट लिखा जाता है? s ऑर्बिट लिखा जाता है। 1s क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 1। उसके बाद में L सेल के लिए n की वैल्यू कितनी रहती है? 2। फॉर्मूला में रखा तो 1 0 1 वैल्यू आएगी, क्योंकि 0 ऑलरेडी मेंशन रहता है। तो नेक्स्ट ऑर्बिट कौन से बनेंगे? 2s 2p। ऐसे ही अब हम आगे रखेंगे वैल्यू किसकी? M सेल के लिए। M शेल में n की वैल्यू कितनी रहती है? 3। वही रखेंगे 0 L n - 1 यानी कि 3 - 1 कितने बचेंगे? 2। 2 भी कैसे? 0 1 2 0 1 2। अभी तक हमने कितना रखा था? 2s 2p।
अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। तो यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ शेल 3 S, 3 P और 3 D, 3S, 3P, 3D, ये नेक्स्ट आ गया। इसी तरह अब हम N शेल के लिए वैल्यू रख के देखेंगे, तब क्या होगा, N शेल के लिए N की वैल्यू कितनी रहती है, 4। फॉर्मूला क्या है, N-1, यानी कि 4 - 1 कितने बचेंगे, 3। 3 को कैसे लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4S, 4P, 4D, 4F। ऐसे ये क्वांटम नंबर है, ये क्या है, क्वांटम नंबर है। अब यहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर आपने फॉर्मूले लिखा दिए, आपने एम्पिरिकल करके दिखा दिए, पर अब जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल लूँगा तब आपको समझ में आएगा, है ना। ये होती है कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। कभी भी n की वैल्यू 0 नहीं होगी, कभी भी n की वैल्यू 0 नहीं होगी, कभी भी। हमेशा याद रखना, किसी भी एलिमेंट के लिए n कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कभी 0 नहीं होगा। अगर किसी भी एलिमेंट का L 0 है, यानी कि कोणीय संवेग क्वांटम संख्या 0 है, तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होगा, 0 होगा। ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना। कभी भी किसी भी एलिमेंट में मुख्य क्वांटम संख्या का मान 0 नहीं होता, यानी कि n की वैल्यू हमेशा कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। और किसी एलिमेंट की अगर कोणीय संवेग क्वांटम संख्या 0 है तो उसकी ऑटोमेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, 0 होता है। उसका चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब अपने बात करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या किस पर आधारित होती है, L पर, यानी कि कोणीय संवेग क्वांटम संख्या पर आधारित होती है। इसे लिखने का फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसको लिखने का। सबसे पहला कौन सा कक्ष आता है, K कक्ष, K कक्ष, K कक्ष, ठीक है। K कक्ष में n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो L की वैल्यू कितनी आती है, 0। निकाल के बताऊं, एक फॉर्मूला था ना, n-1, 1 की वैल्यू 1 रखते हैं तो L बराबर 0। जब L बराबर 0 आता है तो हमेशा m बराबर क्या आता है, 0 आता है। किसी भी एलिमेंट के लिए अगर कोणीय संवेग क्वांटम संख्या का मान 0 है तो उसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी क्या होगा, 0 ही होगा। इसी तरह दूसरा कक्ष देखते हैं, L सेल। L सेल के लिए n का मान कितना होता है, 2, और वहाँ पर क्या आया था, 0, 1। जब मैंने ऐसे ज्ञात किया था, L n-1, 2, 2 - 1 यानी कि 1, किससे लिखते थे, 0, 1, और वैसे 2s 2p। इसी तरह यहाँ पर 0, 1 आया, ये वाली मैंने यहाँ पर लिखी है जो कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है, ठीक है। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ को एक बार माइनस में लिखना है, एक बार प्लस में लिखना है। इसी तरह एक क्वांटम नंबर आता है m, m के लिए 3 मान आते हैं, 0, 1, 2, 0, 1, 2, तो इसे कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा, +2। इसी तरह n शेल के लिए -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ऐसे लिखा जाएगा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। इसके बाद में आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का एक सिंपल सा है, स्पिन क्वांटम नंबर में का मतलब होता है कि ये अपने को क्या बता रहे होते हैं, ये अपने को बता रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन का चक्रण। इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या बता रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चक्रण, और वो भी कैसा, अंतिम इलेक्ट्रॉन का, कैसा, अंतिम इलेक्ट्रॉन का। स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या, या हमें क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताते हैं। इसे -12
या प्लस हाफ से लिखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो प्लस हाफ होता है, और जब अनपेयर होते हैं तब माइनस हाफ होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब 3s1 के लिए क्वांटम नंबर ज्ञात करना है, क्वांटम नंबर ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर n, फिर l, फिर m, फिर s। n की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा ये वाली वैल्यू 3 होती है, और जब किसी ऑर्बिट में s कक्षक आता है तब l की वैल्यू 0 होती है। मैंने आपको बताया था ना कि s ऑर्बिट के लिए l की वैल्यू 0, s ऑर्बिट के लिए 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0। और जब किसी एलिमेंट के लिए l की वैल्यू 0 आती है तब ऑटोमेटिकली m की वैल्यू क्या आती है? 0। और इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन युग्मित है? नहीं है, 3s1 है, एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो माइनस हाफ। ये चारों उनके क्वांटम नंबर आ गए। सोडियम के लिए क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं? 3 0 0, और इसको ऐसे लिखते हैं 3 0 0 माइनस हाफ। ये क्या है? उसका क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये उसका क्या है? क्वांटम नंबर है। इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, ये थे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बाद में एक नियम आता है जिसे बोलते हैं हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। अधिकतम बहुलता का नियम। एक नियम आता है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम से मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, हुंड ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सही क्रम क्या है। इन्होंने बोला कि जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं बनते, सपोज दैट मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये सही क्रम है। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 3 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये गलत है। यानी कि जब तक आप इलेक्ट्रॉन को पेयर में नहीं लिखेंगे जब तक वो युग्मित ना हो, यानी कि जब तक वो पेयर ना बन सके तब तक उन्हें पेयर में ना लिखोगे। सबसे पहले आप सेल यानी कि सबसे पहले आप इन ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन फुलफिल करोगे। सबसे पहले आप इन इलेक्ट्रॉन में सिंगल इलेक्ट्रॉन फुलफिल करोगे। जैसे एक एलिमेंट लेते हैं अपने, कोई भी ले लो जो आपके मन में हो, नियोन ले लेते हैं। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 होता है, 1s2 2s2 2p6, ये तो पूरा भर गया। ये ले लेते हैं 11, 2p6 3s1। ये 1s का कक्षक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए यहाँ पर, ये 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब 3s1 इसमें ये बोल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा ही भरा जाएगा। ठीक है, सोडियम के अलावा अगर यहाँ पर 3s1 नहीं होता, यहाँ पर मान लो आप होते कि यहाँ पर आप मान लो यहाँ पर आप मानो कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो पेयरिंग एकदम सही है। आप 5 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे, ये पेयरिंग भी सही है। मान लो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर आप ऐसे पेयर कर देते हो, मान लो कि आपके पास 2p4 ही है, अगर आप ऐसे कर देते हो तो ये क्या है? ऐसे लिखना एकदम गलत है। आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखोगे, एक ऐसे।
ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एकदम सही क्रम है और इसी के बारे में सबसे पहले हुंड ने बताया था, जिसे बोलते हैं हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। क्या बोलते हैं? हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। अब इसके बाद में एक नियम आया था ऑफ-बो का नियम। ऑफ-बो का नियम, ऑफ-बो ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम बताया था। ऑफ